चलो स्टार्ट करते हैं। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस के अंदर 12 जनवरी 2019 शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर हमें ये डायग्राम बना के दिखा रखा है। बैटरी है, मीटर ब्रिज वाला सेटअप है तुम्हारा, ठीक है ना। बैटरी है, बैटरी के साथ हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस लगा होता है मीटर ब्रिज के अंदर, जिसमें वायर की लेंथ हमारी कितनी होती है, 1 मीटर, ठीक है ना। साथ में यहाँ पे ये मेटल का हम लोग फ्रेम लगा देते हैं जिसमें 2 स्लॉट्स होते हैं, जिनके अंदर जो भी अननोन रेजिस्टेंस और एक नोन रेजिस्टेंस हम लोग लगा के बीच में गैल्वेनोमीटर और ये जॉकी स्लाइड करते हैं, ठीक है ना। अभी खैर क्वेश्चन का सेटअप थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे जो 2 रेजिस्टेंस लगाए हैं, एक नोन और एक अननोन होता है जनरली। यहाँ पे दोनों जो रेजिस्टेंस है ये इक्वल बता रखे हैं, क्वेश्चन के अंदर ही बता रखा है कुछ कि हमारे पास मीटर ब्रिज के सेटअप में 2 रजिस्टर्स लगे हुए हैं और दोनों इक्वल है। और जो तुम्हारी वायर है वो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया की है। जनरली हम लोग जो पोटेंशियोमीटर में वायर यूज करते हैं हमेशा हर क्वेश्चन में, वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की होती है। रेजिस्टेंस पर नेट लेंथ थ्रू आउट द वायर सेम रहता है। और यहाँ पे तुम्हारी जो वायर है वो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया की है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस इसका पर नेट लेंथ यूनिफॉर्म नहीं है। तुम्हें रेजिस्टेंस पर नेट लेंथ क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है dr/dl। रेजिस्टेंस पर नेट लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ लेंथ। सॉरी। और अब तुमसे पूछ रहे हैं कि तुम्हें बैलेंसिंग पॉइंट कितने डिस्टेंस पे मिलेगा जब तुम जॉकी को स्लाइड कराओगे मीटर ब्रिज के अंदर, यहाँ पे 1 मीटर लॉन्ग वायर पे ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। तो तुम्हें ये बैलेंसिंग लेंथ कहाँ मिलेगी, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मार्क करके दिखा रखे हैं तुम्हें। इस पॉइंट को मार्क कर रखा है ए, इस पॉइंट को मार्क कर रखा है बी, बैलेंसिंग पॉइंट को ये नाम दे रहे हैं पी। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज है, द गैल्वेनोमीटर हैज जीरो डिफ्लेक्शन व्हेन द जॉकी इज एट पॉइंट पी, व्हाट इज द लेंथ ए पी। ये ए पी वाली लेंथ एक्स हमें निकालनी है, ठीक है ना। तो चलो ध्यान दो, मीटर ब्रिज का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। मीटर ब्रिज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, मीटर ब्रिज हम लोग पढ़ते थे, ठीक है ना, थ्योरी के अंदर, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है ना। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करेगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंसेस के रेशो, ठीक है ना, जब करंट यहाँ से एंटर कर रहा है तो रेजिस्टेंस के रेशो, जब करंट बाहर आएगा तो रेजिस्टेंस का रेशो हमें सेम मिलना चाहिए, तभी गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट जीरो होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा जो ये एक्स लेंथ का वायर है, इसका मैं रेजिस्टेंस R1, इसका लेंथ R2, एक्स लेंथ वाले पार्ट का रेजिस्टेंस R1 और 1 माइनस एक्स लेंथ वाली वायर का रेजिस्टेंस अगर मैं R2 मार्क कर दूं, तो करंट को एंटर करते समय रेजिस्टेंस का रेशो R1/R, और करंट जब यहाँ से बाहर आएगा बी वाले जंक्शन से तो रेजिस्टेंस का रेशो R2/R इक्वल मिलना चाहिए, ताकि करंट एंटर करते समय जिस रेशो में डिवाइड हो, बाहर आते समय भी उसी रेशो में ऐड होके बाहर निकले। तो ध्यान दो, ये तुम्हारे जो मीटर ब्रिज के सेटअप में जो 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं दोनों ही इक्वल हैं, तो R1 और R2 भी इक्वल होने चाहिए। अब ध्यान दो, यहाँ पे dr/dl प्रोपोर्शनल टू 1/√L दे रखा है। प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वलिटी लगा देता हूँ और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लेता हूँ मैं k। तो dr इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, k dl/√L का इंटीग्रेशन करते हैं। एक बार इंटीग्रेशन करता हूँ फ्रॉम 0 to x, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहा हूँ, फ्रॉम 0 to x, क्या आ जाएगा रेजिस्टेंस 0 to R1। और अगली बार मैं इंटीग्रेशन करूंगा फ्रॉम x to 1। यहाँ पे जो R2 वाला तुम्हारा जो रेजिस्टेंस मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ वायर के अंदर, इसकी लेंथ कहाँ से कहाँ तक जाएगी, x से 1 मीटर तक। इसी इंटीग्रेशन को वापस करना है, इंटीग्रेशन ऑफ dr 0 to R2, राइट हैंड साइड पे k इंटीग्रेशन ऑफ dl/√L, इंटीग्रेशन की लिमिट x से 1। तो पहले वाले इंटीग्रेशन से R1 आएगा, सेकंड वाले इंटीग्रेशन से R2 आएगा, और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बनाने के लिए R1 और R2 इक्वल होने चाहिए। कर लोगे आगे कैलकुलेशन, dl/√L, 1/√L को क्या लिख सकता हूँ मैं, L की पावर -12, L की पावर -12 dl का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, L की पावर -12 + 1 अपॉन -12 + 1, दैट इज L की पावर 1/2 अपॉन 1/2, दैट इज 2√L। ठीक है ना। इंटीग्रेशन तो मैंने करके दिखा दिया। यहीं से अब फर्स्ट वाली इक्वेशन से हमारे पास R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, k
इंटीग्रेशन में आने वाला 2√L, लिमिट डालोगे 2√x माइनस 2√0। ऐसे ही सेकेंड वाली इक्वेशन को इंटीग्रेट करोगे तो R2 की वैल्यू k 2√1 माइनस 2√x, ठीक है ना। और R1 R2 क्या होने चाहिए, इक्वल। R1 R2 को इक्वेट करो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, √x इज इक्वल टू 1 माइनस √x, ठीक है ना। जब इक्वेट करोगे R1 R2 को तो k से k कैंसिल, पूरे में से 2 कॉमन आके कैंसिल, लेफ्ट हैंड साइड पे √x, राइट हैंड साइड पे √1 माइनस √x, 1 माइनस √x, क्या आ गया हमारे पास, 2√x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1/4, 1/4.25 बी आंसर। क्या फॉलो किया कैलकुलेशन को, आया समझ में, आगे सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे हैं 2013 में आया हुआ है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 120 वोल्ट की सप्लाई है, 6 ओम का कनेक्टिंग वायर्स का रेजिस्टेंस बता रखा है। तो हमारे घर में 120 वोल्ट की सप्लाई लगा दी, जो कनेक्टिंग वायर्स हम लोग यूज कर रहे हैं घर में अप्लायंसेस को ऑन करने के लिए, उनकी रेजिस्टेंस 6 ओम बता दी है। पहले हम लोगों ने बल्ब लगा रखा था 60 वॉट का, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बल्ब के साथ ही पैरेलल में, हमारे घर में जितने कनेक्शंस होते हैं पैरेलल में होते हैं, तो घर में पहले हमने सिर्फ एक बल्ब स्विच ऑन कर रखा था 60 वॉट का। बाद में हम लोगों ने एक और स्विच ऑन किया और हीटर भी ऑन कर दिया है 240 वॉट का। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज द डिक्रीज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द बल्ब व्हेन अ 240 वॉट हीटर इज स्विच्ड ऑन इन पैरेलल टू द बल्ब। तुमने नोटिस किया होगा घर में कभी हम कोई बड़ा गीजर या कोई बड़ा अप्लायंस ऑन कर देते हैं तो घर में जो ऑलरेडी हमारी लाइट्स ऑन होती है कई बार वो थोड़ी सी डिम हो जाती है, ठीक है ना। तो ये वही फिनोमेना को डिस्कस कर रहा है कि तुम्हारे घर में खूब सारे अप्लायंसेस हैं, पैरेलल लगे हुए हैं, तुमने कोई ज्यादा वोल्टेज वाला अप्लायंस अगर ऑन कर दिया तो तुम्हारा जो ऑलरेडी कम वोल्टेज वाला जो भी बल्ब वगैरह जल रहे हैं उनकी उनके अक्रॉस जो वोल्टेज आ रही है उस वोल्टेज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उनकी पावर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक तरीके से वो एनालाइज कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो, तुम्हारी जो वोल्टेज सप्लाई से करंट आ रहा था, पहले वो सारा का सारा करंट बल्ब में जा रहा था, अब वो हीटर में भी जाएगा और बल्ब में भी जाएगा। बेसिकली जैसे तुम हीटर ऑन करोगे तुम्हारे घर का करंट कंजम्पशन इंक्रीज होगा, होगा नहीं होगा भाई। खाली बल्ब ऑन कर रखा है तो कम करंट जाएगा, बल्ब और हीटर दोनों ऑन कर दिए तो तुम्हारी जो भी वोल्टेज सप्लाई है उससे ज्यादा करंट जाएगा ना, करंट सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। तो ध्यान से देखो, तुम्हारी जो कनेक्टिंग वायर्स हैं उनका रेजिस्टेंस और बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलने वाला है। अगर इस टर्मिनल को मैं ए मार्क कर दूं और इस टर्मिनल को मैं बी मार्क कर दूं तो नोटिस करो वी ए माइनस वी बी इज गोइंग टू बी 120 माइनस आई आर, ठीक है ना। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर आ रहा है तो बैटरी और कनेक्टिंग वायर के रेजिस्टेंस को अगर हम लेके चलें तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें कितना मिलने वाला है, ई माइनस आई आर। तो जैसे ये करंट इंक्रीज होगा ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा ना। हरी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। अब तुम्हारे पास जो घर में ये जो दो अप्लायंसेस लगे हुए हैं और सप्लाई जो हमारे घर में 120 वोल्ट आ रही है, तो कोई भी तुम्हारे पास बल्ब है, कोई भी तुम्हारे पास हीटर है, उसके ऊपर जो प्रिंटेड वोल्टेज होती है, प्रिंटेड पावर होती है, वो क्या बताती है हमें उनका, ठीक है ना। तुम्हारे पास कोई भी अप्लायंस के ऊपर जो वोल्टेज और रेजिस्टेंस प्रिंट होके आती है वो हमें क्या बताती है उस अप्लायंस का, ठीक है ना, रेजिस्टेंस बताती है, ठीक है ना। जैसे अब तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है कि 120 वोल्ट की सप्लाई है और 60 वॉट का बल्ब है, ऑब्वियसली समझ में आता है कि 120 की वोल्ट की सप्लाई पे तुम्हें ये बल्ब जो है तुम्हारा 60 वॉट पावर कंज्यूम करने वाला है, और ऐसी 120 वोल्ट की सप्लाई पे हीटर 240 वॉट पावर कंज्यूम करने वाला है। तो इससे तुम्हें क्या मिलने वाली है, बल्ब और हीटर की रेजिस्टेंसेस की वैल्यू, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब निकालना है तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, तो आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी। तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब क्या हो जाएगा, 120 का स्क्वायर अपॉन 60, और ऐसे रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कितना हो जाएगा, तो 120 का स्क्वायर अपॉन 240, ठीक है ना। 120 का स्क्वायर अपॉन 60 कितना बन जाएगा, 120 इंटू 120 बाई 60, 120 बाई 62 240 ओम, और यहाँ पे 120 बाई 240 1/2, 120 बाई 2 60 ओम, ठीक है ना। तो एक बार तुम्हारे सर्किट का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, करंट इनिशियली कितना फ्लो हो रहा होगा, करंट इनिशियली तुम्हारा फ्लो हो रहा होगा
120/6 प्लस 240 ओम। कनेक्टिंग वायर्स का रेजिस्टेंस 6, बल्ब का रेजिस्टेंस था तुम्हारा 240 ओम। सेकेंड टाइम जब तुमने हीटर भी ऑन कर दिया तो वोल्टेज सप्लाई तो 120 है और सर्किट का रेजिस्टेंस तुम्हारा कितना हो गया 6 प्लस 240 पैरेलल 60। 240 पैरेलल 60 कितना हो जाएगा? रेजिस्टेंसेस का रेशियो 1:4, तो पैरेलल में ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास 48। ठीक है ना? बस I1 और I2 पता है, तो इनिशियल वोल्टेज जो बल्ब को मिल रही थी वो हो जाएगी तुम्हारी 120 माइनस I1R। I1R में R की वैल्यू 6 लेनी है। ठीक है, ये तुम्हारे सामने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। इसमें I की वैल्यू एक बार तुम लोगों ने I1, दूसरी बार I2 लेके इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बल्ब, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बल्ब, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बल्ब कितने से रिड्यूस हुआ वो कैलकुलेशन कर लो। कैलकुलेशन समझ में आ गया? कैलकुलेशन तो कर लोगे, ठीक है ना? आगे क्लियर हो गया? नेक्स्ट ये 2011 में आया क्वेश्चन है बेटा। इसके अंदर क्या दे रखा है? इफ 400 ओम रेजिस्टेंस इज मेड बाय एडिंग 400 ओम रेजिस्टेंसेस ऑफ टॉलरेंस 5%, देन टॉलरेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। अब तुम्हारे पास कोई रेजिस्टेंस है 100 ओम की और उसकी टॉलरेंस है 5%, मतलब उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू में वेरिएशन आ सकता है प्लस माइनस 5%। ऐसी 4 रेजिस्टेंस तुमने ली और सीरीज में ऐड कर दी, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 4R। ठीक है ना? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 4R हो जाएगा ना? ठीक है ना? तो चलो पहले तो 100 प्लस माइनस 5% सॉरी, तो 100 का 5% क्या हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा ना? तो रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी कर सकती है फ्रॉम 95 ओम टू 105 ओम। तुम्हारा रेजिस्टेंस का टॉलरेंस 5% है, तो तुम्हारा जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है फ्रॉम 95 टू 105 ओम। ठीक है ना? तो चलो अब यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अब मैं इसका 4R निकालूं तो क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स 100 प्लस माइनस 5, दैट इज 400 प्लस माइनस 20। ठीक है ना? जैसे हम लोग करते हैं एरर्स के अंदर a प्लस डेल्टा ए, और दूसरा हमारे पास कोई क्वांटिटी है b प्लस डेल्टा बी। a प्लस माइनस डेल्टा ए, b प्लस माइनस डेल्टा बी, तो दोनों का सम करते हैं तो क्या होता है? a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। पता है सबको? ऐसे r प्लस आर प्लस आर प्लस आर 4 टाइम्स करो तो हर बार r में एरर वेरिएशन 5 का है ना, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, टोटल वेरिएशन फाइनल आंसर में कितना आ सकता है? प्लस माइनस 20। 400 के लिए 20 क्या है? 5% तो है। तो जो तुम्हारा फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसमें भी तुम्हें कितना वेरिएशन मिल सकता है? 5%। 5% बी आंसर। कैसे किया समझ में आ रहा है? ठीक है ना? एक 100 ओम के रेजिस्टेंस में प्लस माइनस 5 का वेरिएशन है, तो 400 ओम के रेजिस्टेंस के अंदर प्लस माइनस 20 का वेरिएशन मिल सकता है तुम्हें। और 400 जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है उसके लिए प्लस माइनस 20 इज बेसिकली प्लस माइनस 5%। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अंदर भी टॉलरेंस 5% ही रहेगा। आगे समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसकी कैलकुलेशन तुम्हारे सामने मैं फटाफट डिस्कस कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 जो है ये तुम्हारा 2010 में आया क्वेश्चन है। इसमें तुम्हारे पास दो कंडक्टर्स हैं, दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल है। कंडक्टर 1, कंडक्टर 2, दो कंडक्टर हैं क्वेश्चन में। दोनों का इनिशियल रेजिस्टेंस सेम है, पर दोनों को जब हीट अप करेंगे, टेम्परेचर चेंज करेंगे, तो जो टेम्परेचर कोफिशिएंट्स हैं, एक का अल्फा 1 है, दूसरे का अल्फा 2 है। तो एक बार दोनों रेजिस्टेंस को हम लोगों ने सीरीज में लगा दिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का अल्फा बताना है। एक बार दोनों रेजिस्टेंस को हमने पैरेलल में लगा दिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का हमें अल्फा बताना है। तो पहले मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करता हूँ। क्या डिस्कशन स्टार्ट करें तो हमें पहले रिलेशन पता है, आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो मैं कह रहा था आर माइनस आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। आर माइनस आर नॉट डेल्टा आर, डेल्टा आर बाय इनिशियल रेजिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा? अल्फा डेल्टा टी। ठीक है ना? डेल्टा आर चेंज इन रेजिस्टेंस बाय इनिशियल रेजिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा? हमारा अल्फा डेल्टा टी। चलो अब दोनों रेजिस्टेंस को हमने सीरीज में लगा दिया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा?
R1 प्लस R2। डेल्टा आर्स में रिलेशन निकालने के लिए मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देता हूँ। तो डिफरेंशिएट करने पे मेरे पास क्या आ जाएगा, डी आर इक्वलेंट इज इक्वल टू डी आर वन प्लस डी आर टू। ठीक है ना, डिफरेंशिएट करेंगे तो डी डिफरेंशिएशन डी आर इक्वलेंट इज इक्वल टू डी आर वन प्लस डी आर टू, डी आर वन डी आर टू, डेल्टा आर वन डेल्टा आर टू। तो डेल्टा आर इक्वलेंट हमारे पास कितना हो जाएगा, आर इक्वलेंट इंटू अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा आर वन किसके बराबर हो जाएगा, आर वन अल्फा वन डेल्टा टी। डेल्टा आर टू किसके बराबर हो जाएगा, आर टू अल्फा टू डेल्टा टी। डेल्टा टी पूरे में से कॉमन आके कैंसिल हो गया। इनिशियल रेजिस्टेंस दोनों के इक्वल थे, आर डाल दूं तो इक्वलेंट रेजिस्टेंस आर प्लस आर टू आर बन जाएगा ना। तो इनिशियली इक्वलेंट रेजिस्टेंस 2R इंटू अल्फा इक्वलेंट इज इक्वल टू आर अल्फा वन प्लस आर अल्फा टू। पूरे में से आर कॉमन आके कैंसिल, अल्फा इक्वलेंट की वैल्यू क्या आ गई सीरीज में, अल्फा वन प्लस अल्फा टू बाई टू। ये हमने अल्फा निकाला सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है ना, तो जब दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाया तो अल्फा सीरीज के अंदर कितना आ गया हमारे पास, अल्फा वन प्लस अल्फा टू बाई टू। चलो अब चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या रिलेशन हो जाएगा, तो 1/r इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 को मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो अपने पास क्या आएगा, 1/r इक्वलेंट का डिफरेंशिएशन माइनस 1/r इक्वलेंट का स्क्वायर इंटू डी आर वन। ऐसे 1/r1 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस 1/r1 स्क्वायर डी आर वन, सॉरी ये डी आर इक्वलेंट था। और ऐसे ही 1/r2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस 1/r2 स्क्वायर डी आर टू। खैर माइनस तो पूरे में से कॉमन आके कैंसिल होके प्लस कर दिया मैंने। डी आर इक्वलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है ना, डेल्टा आर इक्वलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर इक्वलेंट इंटू अल्फा पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन ले रहे हैं इंटू डेल्टा टी अपॉन आर इक्वलेंट का स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा आर वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आर वन अल्फा वन डेल्टा टी अपॉन आर वन का स्क्वायर। और ऐसे आर टू डेल्टा आर टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर टू अल्फा टू डेल्टा टी अपॉन आर टू का स्क्वायर। अगेन डेल्टा टी पूरे में से कॉमन आके कैंसिल, एक आर इक्वलेंट से आर इक्वलेंट कैंसिल, आर वन से एक आर वन कैंसिल, आर टू से एक आर टू कैंसिल। क्या रिलेशन बन गया हमारे पास, अल्फा फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन अपॉन आर इक्वलेंट। आर इक्वलेंट दोनों रेजिस्टेंस की इनिशियल वैल्यू इक्वल थी, आर पैरेलल आर इक्वलेंट आ जाएगा आर बाई टू। राइट हैंड साइड पे अल्फा वन बाय आर वन में आर वन को आर प्लस अल्फा टू बाय आर टू में आर टू को भी आर सब्सटीट्यूट कर दूं तो अल्फा फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आने वाला, अल्फा वन प्लस अल्फा टू बाई टू। ठीक है, जगह खत्म हो गई मेरे पास लिखने की। ठीक है, थोड़ी सी जगह बना के किस तरह घुसा देता हूँ। अल्फा पैरेलल इज इक्वल टू अल्फा वन प्लस अल्फा टू होल डिवाइड बाई टू। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में भी अल्फा वन प्लस अल्फा टू बाई टू और पैरेलल के अंदर भी अल्फा वन प्लस अल्फा टू बाई टू। आगे समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये जो डिस्कस कर रहे हैं 2004 जेई AIEEE में आया हुआ क्वेश्चन है। हमें बता रखा है द रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टेंसेस एस। दो रेजिस्टेंस है, मान लो उन दो रेजिस्टेंस को मैं R1 और R2 मान लेता हूँ। ठीक है ना, तो सीरीज में कनेक्ट किया तो R1 प्लस R2 सीरीज कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस हमें S बता रखी है। व्हेन दे आर जॉइंड इन पैरेलल द टोटल रेजिस्टेंस इज P। जब पैरेलल में ऐड कर दोगे तो ऑब्वियसली R1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R2 आर इक्वलेंट पैरेलल में, तुम्हें क्वेश्चन में P बता रखा है। अब तुमसे कहते हैं इफ S इज इक्वल टू NP देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ n की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हमें क्या मिल सकती है। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलो सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू n टाइम्स रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या हो जाएगा, R1 R2 बाय R1 प्लस R2। अब ये रिलेशन सेटिस्फाई करने के लिए हम R1 R2 की वैल्यू इस तरह से चूज करनी है कि n हमें मिनिमम पॉसिबल मिल जाए। चलो पहले तो n का एक्सप्रेशन देख लेते हैं। n का एक्सप्रेशन क्या बन रहा है हमारा, तो n का एक्सप्रेशन बन रहा है हमारा R1 प्लस R2 का स्क्वायर अपॉन R1 R2। ठीक है ना, क्या बन जाएगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 अपॉन R1 R2। क्या बन गया, R1 बाय R2 प्लस R2 बाय R1 प्लस 2।
अब R1 R2 का रेशो बेसिकली तुम देख रहे हो, जो n का एक्सप्रेशन आ रहा है वो R1 और R2 के रेशो पे डिपेंड कर रहा है। तो तुम्हें R1 और R2 का रेशो इस तरह से चूज करना है कि n की वैल्यू मिनिमम मिल जाए। तो चलो लेट R1 बाय R2 बी x, R1 और R2 का जो रेशो है वो मैं डिस्कशन में x एज्यूम कर लेता हूँ। तो हमारा जो n का एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा, तो x प्लस 1/x प्लस 2। तो हमें x इस तरह से डिसाइड करना है, R1 R2 का रेशो इस तरह से डिसाइड करना है कि n मिनिमम मिल जाए। n की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या लगाओगे, मैक्सिमा मिनिमा। किसी भी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो, तो मैक्सिमम मिनिमा कॉन्सेप्ट इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0, x का डिफरेंशिएशन 1, 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर, 2 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 इक्वल टू 0 रखोगे, dn/dx की वैल्यू इक्वल टू 0 रखोगे, हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 0, 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। तो जब तुम R1 R2 का रेशो 1 लोगे तो तुम्हें n की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। अब R1 R2 के रेशो को 1 ले लो, तो R1 R2 के रेशो को 1, तो R2 बाई R1 भी 1, 1 प्लस 1 प्लस 2, n की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4। क्वेश्चन नंबर 99 आंसर 4, ठीक है, ये आंसर आया, समझ में आया सबको, कैसे किया, रियलाइज हुआ, कैलकुलेशन क्लियर हो गई, ठीक है ना। सीरीज पैरेलल के फॉर्म सबको मालूम है, आगे थोड़ी सी मैथ्स ही है, मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट सबको पता ही है, वही अप्लाई कर दिया। मेन बात तुम लोगों को ये रियलाइज होना चाहिए था कि n जो है एज अ फंक्शन ऑफ R1 R2 का रेशो है, ठीक है ना। R1 बाय R2 प्लस R2 बाय R1 प्लस 2, देखते मुझे क्या स्ट्राइक किया, R1 बाय R2 प्लस R2 बाय R1, R1 बाय R2 के रेशो, रेजिस्टेंस R1 R2 के रेशो पे n की वैल्यू डिपेंडेंट है, वो बात तुम्हें स्ट्राइक कर गई, आगे तो फिर कैलकुलेशन आसान, ठीक है ना। तो थर्मोकपल के जो आगे वाले जो क्वेश्चन तुमने जो पूछे हुए हैं थर्मोकपल के हैं, थर्मोकपल वाले कौन कौन से क्वेश्चन मिले हम लोगों को, एक बार क्वेश्चन नंबर बताओ मुझे सारे, थर्मोकपल के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन मिले हमें, 103, 106, 113, इससे पहले शुरू में भी एक मिला था, वो कौन सा नंबर था, 88, ठीक है ना। ये थर्मोकपल के ऊपर है, थर्मोकपल वाले स्किप कर दो, ठीक है ना। सिलेबस में नहीं है, पुरानी वाली एनसीईआरटी में थे जैसे मैं बता रहा था, नई वाली एनसीईआरटी में नहीं है, और तुम देख रहे हो 2006-07 के बाद इसका क्वेश्चन भी कभी आप वापस आया ही नहीं है, सिलेबस से हट चुका है, तो हमें इस पर टाइम स्पेंड करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटे।